वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा पे। तो जैसे कि आपका एग्जाम एकदम आपके सर के ऊपर है, तो उसी एग्जाम्स के लिए हम इम्पोर्टेंट सैंपल पेपर लाए हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं और उसका आप क्या आंसर लिख सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का रहेगा और 70 मार्क्स का टोटल क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप जान ले तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको पेपर करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें पहली बात तो आपके 5 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन A B C D E, और टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 37 मार्क्स के रहेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका सेक्शन A, जिसमें 1 से 18 क्वेश्चन होंगे और वो होंगे आपके एक एक नंबर के। तो वो जो 18 क्वेश्चन रहेंगे वो MCQ टाइप्स के रहेंगे। देन आपका आएगा सेक्शन B, जिसमें 19 से 24 नंबर तक के क्वेश्चन रहेंगे और वो होंगे आपके 2 नंबर के। उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देन आपका आएगा सेक्शन C, जिसमें 25 to 30 क्वेश्चन नंबर रहेगा, वो भी आपके होंगे 3 नंबर के। तो उसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। देन आपका आएगा सेक्शन नंबर D, जिसमें 31 to 33 क्वेश्चन नंबर रहेंगे, तो वो हो गए आपके 4 नंबर के। तो जिसमें क्या होगा, आपको पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी वगैरह के क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका लास्ट आएगा सेक्शन E, जिसमें 34 to 37 क्वेश्चन नंबर रहेंगे, वो होते हैं आपके 5 नंबर के, जिसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उस आसन का नाम बताएं जो दिखने में पर्वत की तरह लगता है। तो वो कौन सा आसन है, जब आप करते हो तो एक माउंटेन की तरह आपकी पोजीशन लगती है। ऑप्शंस है ताड़ासन, हलासन, शलभासन या फिर शवासन। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, हलासन। तो जब आप हलासन करते हो तो उसमें जो आपकी पोजीशन रहती है वो एक माउंटेन यानी कि पहाड़ की तरह दिखती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति जिसमें कल्पना की भावनाएं, जिज्ञासा और रचनात्मकता होती है और जिसकी रुचि और कौशल व्यापक होता है, उसे क्या कहते हैं। सहमतता, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा या फिर खुलापन। तो उसे कहते हैं खुलापन, यानी कि ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वह स्थिति जब बलों का योग और संवेग का योग शून्य होता है और शरीर गति की स्थिति में होता है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी मोशन में होती है और उसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही होती हैं और जो आपका मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं। तो वो होता है आपका गतिशील संतुलन, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह त्वचा की चोट है जिसमें घर्षण से त्वचा छिल जाती है या रगड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उन्होंने पहले तो बता दिया कि त्वचा की चोट है, यानी कि आपकी स्किन की चोट है और घर्षण लगने पर रगड़ लग जाती है। तो ऑब्वियस है क्वेश्चन में भी आंसर छुप रखा है एक तरह से, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, अस्थिभंग, विस्थापन, टेनिस एल्बो या फिर रगड़ लगना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, रगड़ लगना। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाटलेग प्रशिक्षण को और किस रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका और क्या नाम है, किस नाम से इसे जाना जाता है। तो वो है आपका स्पीड प्ले। फाटलेग को स्पीड प्ले भी बोलते हैं। तो फाटलेग बच्चों आपका एंड्योरेंस के लिए होता है। फाटलेग ट्रेनिंग जो होती है आपकी वो एंड्योरेंस के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मैराथन दौड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैराथन तो आपको पता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ना पड़ता है। तो ज़्यादा देर तक दौड़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति, पेशीय शक्ति या फिर सहन शक्ति। तो
तो आपको अगर ज़्यादा देर तक भागना है तो उसके लिए आपको सहन शक्ति की ज़रूरत है, यानी कि एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? जब आप थकान की कंडीशन में भी किसी काम को करते हो या किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब काम करते हो तो उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। फ्रैक्चर जहां टूटी हुई हड्डी का एक हिस्सा दूसरी हड्डी में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रैक्चर तो आपको पता है क्या होता है। तो फ्रैक्चर क्या है बच्चों? अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी टूट के दूसरी हड्डी में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर्स के अलग अलग टाइप हमने अपनी प्लेलिस्ट में सारा बता रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हो और भी फ्रैक्चर होते हैं आप वो भी जान सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। दो ठोस तहों द्वारा निर्मित बल को क्या कहा जाता है? यानी कि जब आपकी फोर्स जो क्रिएट होती है एक दो सॉलिड सरफेस पर, उसे क्या कहते हैं? तो जब आप आपस में हाथ रगड़ते हो तो उसमें क्या होता है? घर्षण होता है, यानी कि फ्रिक्शन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको एजर्शन और रीजन दी गई है। तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर टिक करना है। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो हाँ, रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। जो न्यूटन का 3rd लॉ है वो क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है और जो आर है आपका वो सही स्पष्टीकरण है ए का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति का नियम नहीं है? तो न्यूटन के लॉज भी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पता तो अब इसी में से आपको लॉज भी पता चल जाएंगे। तो इनमें से कौन सा है जो न्यूटन का लॉ नहीं है? तो वो है आपका प्रभाव का नियम। तो अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए जिन्हें नहीं पता कि न्यूटन के कौन से 3 नियम हैं। तो वो ये है, पहला है जड़ता का नियम, दूसरा है त्वरण का नियम और तीसरा है प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 1 मिनट में हृदय के प्रत्येक पक्ष द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? तो जब 1 मिनट में आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका कार्डियक आउटपुट। अगर इसी में 1 मिनट की जगह आ जाता कि एक धड़कन में जब आपका हृदय ब्लड पंप करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसकी जगह आपका आ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट होता है और एक धड़कन में अगर पूछा जाए तो वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जब तक मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, तब तक आप सोचिए इसका आंसर हो क्या सकता है। आप भी मेरे साथ साथ मैच कर सकते हो। तो जैसे कि रगड़ हमारे कौन सी चोट है? कच्चा अस्थिभंग, कंधे के जोड़ का विस्थापन और पुष्टि में कमी। तो ये अभी हमने 1-2 तो पीछे पढ़े भी हैं, अगर वीडियो स्किप नहीं करी तो पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं क्रॉस चेक करवा कर आपको बता भी देती हूँ कि रगड़ कहाँ की चोट है हमारी। ये हमारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की चोट है, यानी कि कोमल उत्तक की चोट। देन आपका है कच्चा अस्थिभंग। तो ये किस चीज़ की चोट है? आपकी अस्थि की चोट है, यानी कि आपकी हड्डी की चोट है। अस्थिभंग यानी कि फ्रैक्चर। कंधे के जोड़ का विस्थापन, तो ये आपकी जोड़ की चोट है, यानी कि जॉइंट्स की चोट है। देन आपकी है 4th पुष्टि में कमी। तो ये आपकी खेल चोट का कारण है। पुष्टि यानी कि फिटनेस में जब कमी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13,
जोड़ों के आसपास के लिगामेंट में खिंचाव होने को क्या कहते हैं? तो जब आपके लिगामेंट में खिंचाव आता है तो उसे क्या कहते हैं? मोच आना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम स्प्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बॉडी मास इंडेक्स की गणना का सही सूत्र क्या है, यानी कि बीएमआई का सही फॉर्मूला क्या है, कैसे नापा जा सकता है बीएमआई? ऑप्शंस हैं इसके: भार डिवाइडेड बाय ऊंचाई, भार बटा ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई बटा भार स्क्वायर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीएमआई को बच्चों कैसे नापते हैं? वेट आपका केजी में होता है और जो हाइट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेट अपॉन में हाइट स्क्वायर में। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा रिकली और जॉन्स टेस्ट का एक टेस्ट आइटम नहीं है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जो रिकली और जॉन्स टेस्ट है वो आपका सीनियर सिटीजन्स का टेस्ट होता है, तो उसमें अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। तो उनमें से कोई एक टेस्ट है जो इसका पार्ट नहीं है, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक टेस्ट इसका पार्ट नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं: 8 फुट अप एंड गो, सिट एंड रीच, 6 मिनट वॉक, या फिर आर्म कर्ल प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो अपने नोट्स में एक चीज़ और नोट कर लीजिए, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट के जो पार्ट्स हैं वो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, 6 मिनट वॉक है, आर्म कर्ल प्रशिक्षण टेस्ट भी इसी का पार्ट है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक 5 से 8 वर्षीय बच्चे के दोनों हाथों की गति और उसमें समन्वय के मूल्यांकन के लिए किए जाने वाला प्रशिक्षण कौन सा है? बॉडी मास इंडेक्स, प्लेट टैपिंग टेस्ट, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, या फिर 600 मीटर की दौड़। तो 5 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके हाथों की स्पीड और उनके बॉडी में उनके मतलब जो हाथों के साथ कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को किस टेस्ट से नाप सकते हैं? तो वो है आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सेम है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करता है, इनमें से कौन सा उत्पन्न करता है? आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इनमें से हमें चेक करना है किसके लिए क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ। तो जो आपकी एंटीबॉडीज़ है वो कौन बनाता है? प्रोटीन। देन उसके बाद जो आपके इंटरनल पार्ट्स हैं यानी कि आंतरिक अंग है उनको सुरक्षा कौन देता है? तो वो होता है आपका फैट। देन है आपकी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। बचपन में सुना ना, कैल्शियम की गोलियां खाओ हड्डियां मजबूत होती है, तो इसीलिए इसमें भी इसका यही आंसर है, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम। देन आपका है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है लोहा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन से विटामिन गर्मी और हवा में आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो बच्चों विटामिन क्या है, आपके 2 तरह के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो लेकिन इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो गर्मी में और हवा में इजीली ख़त्म हो जाता है? तो वो है आपका विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो अब देखेंगे सेक्शन नंबर बी क्या है। सेक्शन बी में सबसे पहला आपका क्वेश्चन नंबर है 19। तो क्वेश्चन है आपका, पेशीय तंत्र पर व्यायाम के किन्हीं 4 प्रभावों की सूची बनाइए। यानी कि एक्सरसाइज करने से आपके मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप इसे पॉइंट्स में लिखोगे तो उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आप लिख सकते हो। जैसे कि इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ मसल्स,
तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो मसल का साइज़ है वो बढ़ता है। मसल रिमेन इन टोन पोजीशंस, तो जो आपकी मसल्स हैं वो टोन पोजीशंस में रहेंगी। थर्ड है आपका इन्हेंस बॉडी फिगर, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो आपकी बॉडी फिगर है वो भी आप मेंटेन रख सकते हो। उसके बाद है रिडक्शन इन एक्स्ट्रा फैट, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है वो रेगुलर एक्सरसाइज करने से कम हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। खेलों में एथलीटों द्वारा आत्मचर्चा के किन्हीं 4 लाभों की सूची बनाएं। आत्मचर्चा यानी कि आपकी सेल्फ टॉक हो गई। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें पॉइंट होगा कि इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। रिड्यूस स्ट्रेस, जो आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम होता है। देन थर्ड है आपका रिड्यूस एंजाइटी, यानी कि जो आपकी घबराहट है उसमें भी कमी होती है। देन लास्ट है आपका इंक्रीज कंसंट्रेशन, यानी कि आपकी जो एकाग्रता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। समन्वय क्षमता की किन्हीं 4 प्रकारों की सूची बनाइए। समन्वय क्षमता यानी कि आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, तो इसके कौन से 4 टाइप है? तो सबसे पहले है आपका रिएक्शन एबिलिटी, यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता। तो रिएक्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एथलेटिक्स में जब रनिंग होती है, रेस होती है, तो उसमें या तो गन शॉट होता है या क्लैप की आवाज़ करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो वो होगी हमारी रिएक्शन एबिलिटी। देन सेकंड है आपका संतुलन योग्यता, यानी कि बैलेंस, जब आप बॉडी का अपना बैलेंस बनाकर रखते हो। थर्ड है आपकी अनुकूलन योग्यता, यानी कि एडेप्टेशन। तो क्या होता है, जैसे अभी आप मानो सर्दी में कोई लगातार आप वर्कआउट कर रहे हो, लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप गर्मी की कोई ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर गर्मी है, तो आपकी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। देन फोर्थ है आपका लयात्मक योग्यता, यानी कि रिदमिक एबिलिटी, जिसमें आप कोई म्यूज़िक चलाकर या कोई एक्सटर्नल बीट वगैरह चलाकर प्रैक्टिस करते हो, उसे लयात्मक योग्यता कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। खेल चोटों की बचाव के किन्हीं 2 प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आप इसमें क्या आंसर लिख सकते हो कि जैसे आपको ज़रूरी नहीं डिफ़िकल्ट पॉइंट्स ही लिखने हैं, ईजी पॉइंट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको तो उसमें नंबर मिलेंगे ही। तो जैसे आप लिख लो वार्म अप हो गया, लिख सकते हो कि एक्सरसाइज करने से पहले या कोई भी आप जब स्किल करते हो उससे पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए। देन नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो कि कूल डाउन, जब आपका सेशन ख़त्म हो गया, आपकी पूरी प्रैक्टिस ख़त्म होगी, बॉडी को कूल डाउन कर लीजिए। तो आप इजी पॉइंट लिखिए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, जिससे ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी आपको और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का उपयोग क्या है? तो क्या यूज़ है इसका? तो इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो प्रतिभागी है, यानी कि जो बच्चा है, उसके पैरों की शक्ति तथा उसके स्टैटिक बैलेंस को मेज़र करना है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। वेट लिफ्टर्स जो होते हैं उनके आहार में मूल पोषक तत्व क्या होना चाहिए और क्यों? तो बच्चों आप इसमें क्या आंसर लिख सकते हो कि जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मसल्स की। तो वो मसल्स उनकी किस से बनेंगी? प्रोटीन से। अब प्रोटीन से कैसे बनेंगी? प्रोटीन से क्या होगा कि उनकी जो मसल्स हैं वो रिपेयर होंगी, और मसल्स बनाने का काम भी हमारा प्रोटीन ही करता है, इसलिए उनकी डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की नीड होती है। तो अब है आपका सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए भौतिक रूप से सुलभ बनाने के लिए एक माइंड मैप रणनीति बनाएं। यानी कि जो आपको रणनीति बनानी है उसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो बच्चे जो CWSN वाले बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, तो उनके जो टीचर्स होते हैं उनकी पहले ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। देन सेकंड है आपका खेल नियमों का संशोधन। तो जैसे कि अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों को, तो उनकी डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, संशोधन करने चाहिए हमें। जैसे अब मानो कि बच्चे हैं जो मतलब खड़े नहीं हो सकते और हमें उनका वॉलीबॉल का मैच करवाना है, तो हम जो उनके नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनमें चेंजेस कर सकें।
देन थर्ड है आपका इंटरेस्ट यानी कि रुचि। तो जब भी हम कोई रणनीति बनाएंगे हमें बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से बनानी चाहिए। देन फोर्थ है आपका क्षमता यानी कि बच्चे की जो कैपेसिटी है उसको देखकर आपको कोई भी गेम की रणनीति बनानी चाहिए। देन फिफ्थ है आपका खेल उपकरणों में संशोधन यानी कि जो आपके जो होंगे इक्विपमेंट्स होंगे उनमें भी आप चेंजेस कर सको। जैसे किसी बच्चे हैं जो आपके पास कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं दिखाई देता, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो कि बॉल ले ली, बॉल के ऊपर आप जैसे घुंघरू बांध सकते हो, जिससे क्या है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में बॉल जाएगी वो घुंघरू की आवाज़ सुन के उसे पहचान सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। देन सिक्स्थ है आपका मेडिकल स्टाफ की निगरानी। तो जब आप CWSN वाले बच्चों को कोई भी आप उसकी रणनीति बना रहे हो, कुछ भी उन्हें आप एक्टिविटी करवा रहे हो, तो आपके पास मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। किन्हीं 3 वसा में घुलनशील विटामिनों की उनके स्रोत और लाभों के आधार पर तुलना कीजिए। तो बच्चों वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 3 पूछे गए हैं तो आप 3 ही बता दीजिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। तो जैसे आपका सबसे पहले हो गया विटामिन ए। तो विटामिन ए आपको किससे मिलता है? कॉड लिवर ऑयल, यकृत हो गया यानी कि लीवर, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें हो गई, या फिर हरी सब्जियां। तो ये तो सारे हो गए आपके सोर्सेज। बट विटामिन ए के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो विटामिन ए आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। यह आपकी बॉडी में RBC बनाता है यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि जो विटामिन ए से क्या होता है, जो आपके दांतों के एनेमल होता है वो उसको भी सही रखता है। देन नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी किससे मिलता है आपको? तो बेसिकली तो ये कहते हैं विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की किरणों से मिलता है, लेकिन अगर खाने की बात की जाए तो आपको दूध, मक्खन तथा मछली के तेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तो इसके सोर्सेज हैं। तो इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो बेसिकली जो विटामिन डी होता है वो आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग रखता है और आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत हेल्प करता है। देन आपका आएगा विटामिन के। तो विटामिन के क्या सोर्सेज हैं? तो विटामिन के जैसे टमाटर, पालक, बंद गोभी, सोयाबीन हो गई, मछली, फूल गोभी, मीट हो गया, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है? तो ये आपकी बॉडी में जो खून का थक्का होता है, यानी कि जब आपको चोट लगती है तो उसमें आपका ब्लड रुक जाता है ना, कि ये तो नहीं कि लगातार बहता रहता है, बहता रहेगा तो आपकी तो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जब वो रुक जाता है तो वो किसकी वजह से रुकता है? विटामिन के की वजह से। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। खेल आयोजन और प्रबंधन के किन्हीं 3 मूलभूत कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है और उसका जो इवेंट है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो? तो जैसे नंबर 1 है आपका योजना यानी कि प्लानिंग। तो जब भी आप कोई इवेंट करवाते हो या कोई भी गेम्स करवाते हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिना प्लानिंग के आप किसी भी इवेंट को अगर आप सोचो आप सक्सेसफुल कर लोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। चलो आपने प्लान तो कर लिया कि हमने ये करवाना है, इसमें ये ऐसे ऐसे होगा, बट उसके बाद आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। देन थर्ड है आपका स्टाफिंग। तो आपने कोई इवेंट करवाना है, उसको ऑर्गेनाइज तो करवा रहे हो बट उसमें आपको स्टाफ की भी ज़रूरत है कि जैसे अलग अलग कमेटीज़ में कौन कौन से पर्सन्स होंगे और वो क्या क्या काम करेंगे। देन आपका फोर्थ है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। तो क्या है, आपने स्टाफ तो रख लिया लेकिन जब तक आप उन्हें डायरेक्ट नहीं करोगे कि उन्हें क्या काम कैसे करना है और कब करना है तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाएगी। देन वैसे तो आपको 4 ही बताने हैं बट कोई नहीं, मैं आपको 5th पॉइंट भी बता देती हूँ। आपको इन 5 में से जो भी याद हो या कोई एक्स्ट्रा भी याद है वैसे भी तो आप वो भी लिख सकते हो। तो जैसे आपका 5th है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। आपने स्टाफ रख लिया, उनको डायरेक्ट कर दिया कि आपको ये काम करना है
बट आपको उनके ऊपर कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है। अगर वो आपकी बात ही नहीं मानेंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे, तो आपका इवेंट सही नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग भी इसका एक ज़रूरी पार्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अभी प्रेरणा के प्रकारों को स्पष्ट करते हुए एक तालिका बनाइए। यानी कि जो आपका मोटिवेशन है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आपको बताना है। तो जो आपका मोटिवेशन होता है बच्चों, वो दो तरह से होता है, इंटर्नस्टिक और एक्सटर्नस्टिक, यानी कि अंदरूनी और बाहरी हो गया। तो इंटर्नस्टिक क्या होता है, जो आपके अंदर से, जैसे वो कहते हैं ना, अंदर से आवाज़ आई है भाई मुझे कुछ करना है, कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे अचीव करना है ये गोल, तो वो हो गया आपका इंटर्नस्टिक। देन आपका आता है एक्सटर्नस्टिक। तो वो क्या होता है, यानी कि बाहरी रूप से जो रहता है आपका, कि मुझे अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो मुझे ये प्राइज़ मनी मिलेगी, तो मुझे ये जीतना है, या किसी पर्टिकुलर रिवॉर्ड वगैरह के लिए हम लोग किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो हो गया हमारा बाहरी मोटिवेशन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। लचीलेपन में सुधार के लिए किन्हीं 3 विधियों का व्याख्या कीजिए। तो इम्प्रूवमेंट करनी है आपको फ्लेक्सिबिलिटी की, और उसके कोई भी 3 मेथड्स बताने हैं। तो जिसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो स्लो स्ट्रेचिंग, यानी कि जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो तो उसे बहुत स्लो करते हो, प्रॉपर स्ट्रेच करके। देन आपका आएगा स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड, यानी कि जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, जैसे आपने कोई भी एक स्ट्रेच करा, उसे होल्ड करा 2 to 3 सेकेंड या कुछ भी होल्ड करके, उसके देन वापस ले आए, देन नेक्स्ट करा। उसके बाद आता है आपका बैलिस्टिक विधि। तो बैलिस्टिक में क्या होता है, जैसे आप फास्ट स्ट्रेचिंग करते हो, उसे बैलिस्टिक विधि कहते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ बेसिक, और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। महिला एथलीट ट्रायड से आप क्या समझते हैं और इसके घटक क्या है। तो ट्रायड क्या होता है बच्चों, 3 चीज़ें। तो वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका ऑस्टियोप्रोसिस। तो ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है बच्चों, जो फीमेल एथलीट्स होती हैं आपकी, वो क्या जब बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी करती हैं, या मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज वर्कआउट करती हैं, तो उससे क्या होता है, उनमें ओवर स्वेटिंग होती है, एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से जो उनकी हड्डियां हैं वो खोखली होने लगती हैं। देन आपका सेकंड है एमेनोरा। तो एमेनोरा में क्या होता है कि जब आपके पीरियड्स, जो गर्ल्स की जो पीरियड्स होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं, उसको हम एमेनोरा कहते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। देन थर्ड है आपका ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर आपके 2 तरह के होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है आपका बुलिमिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पतले होने के लिए कम खाना खाते हैं, और दूसरा आता है फिर आपका बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल एथलीट्स होती हैं वो खाना तो खाती हैं, लेकिन वो उसे किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल देती हैं, जैसे लाइक उल्टी करके, इस तरह से उसको अलग अलग चीज़ों से खाना खा के उसे बाहर निकाल देती हैं। तो अब है आपका सेक्शन नंबर डी। तो इसमें क्या है बच्चों, आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो जिसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो जैसे कि आपको ये पिक्चर में ये फिक्सचर बना हुआ आपको दिख रहा है, तो इसके बेसिस पर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अभी मैं जो आपसे पूछ रही हूँ 4 क्वेश्चन है जैसे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकेंड राउंड। तो मतलब जो आपका सेकेंड राउंड है उसमें कितने मैचेस होंगे। तो अभी आप इसमें सेकेंड राउंड में गिन भी सकते हो कितने मैचेस हैं। तो टोटल जो सेकेंड राउंड में मैच होंगे वो होंगे आपके 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जैसे कि है कि क्या फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ मैचेस को काउंट करने का। तो वो है आपका n-1। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपकी 21 है। 21 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे। देन है आपका सी, द थर्ड राउंड इन द केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। तो ये जो आपको फिक्सचर दिया हुआ है, इस केस में आपका जो थर्ड राउंड है वो क्या कहलाएगा, तो वो होगा आपका क्वार्टर फाइनल। देन आपका है डी, क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बाइज। बाइज को गिनने का क्या फॉर्मूला है, तो वो है आपका पावर ऑफ 2 माइनस
नंबर ऑफ टीम्स। तो अब आप सोच रहे होंगे पावर ऑफ 2 क्या है, नंबर ऑफ टीम्स क्या है। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता और आपको नहीं ये सॉल्व आउट नहीं करना आता तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रॉपर नॉकआउट टूर्नामेंट की जो भी फिक्सचर्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, इसकी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आपको ये सब नहीं करना आता, तो ज़रूर देखिए वो वीडियो और अपने डाउट ज़रूर क्लियर करिए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और इसमें साथ में ये जो 2 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं वो दिखाई गई हैं, जिसको देखकर आपको आंसर्स बताने हैं। तो आपकी स्टेटमेंट क्या है? शिक्षक विभिन्न प्रतियोगी खेलों और खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। वे छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं अगर उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान हो। तो ये तो होगी आपकी स्टेटमेंट। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर ए क्या है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन ए में आपको बोल रहा है कि जितना अधिक बल नीचे की ओर उछलता है उतनी ही ऊंची गेंद हवा में उछलती है। तो ये कथन किस नियम से संदर्भित है? यानी कि ये जो स्टेट बताया गया, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये लॉ जो न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो ये आपका न्यूटन का 3rd लॉ है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर बी। दिए गए चित्र में न्यूटन के तीसरे नियम को इन दोनों फोटोज में से किस किस में दर्शाया गया है? तो इन दोनों में ही आपका न्यूटन का 3rd लॉ लग रहा है। देन आपका है सी। किसी वस्तु का त्वरण सीधे वस्तु पर कार्य करने वाले शुद्ध बल पर निर्भर करता है और वस्तुओं पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर है मास, यानी कि द्रव्यमान। तो लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी। मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो होता है हमारा बायोमैकेनिक्स। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो बच्चों ये आपको जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर के बेस पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आगे क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे क्या क्या है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो पिक्चर है ये हमारे पैरा ओलंपिक्स के लोगों की पिक्चर है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1960 के रोम ओलंपिक्स में कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? वो है 400। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल जो 1976 में हुआ था वो किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो है स्वीडन में हुआ था। देन नेक्स्ट है आपका, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये गेम्स जो होती हैं वो कितने साल बाद करवाई जाती हैं? तो हर 4 साल बाद ये पैरा ओलंपिक्स करवाए जाते हैं। देन आपका है क्वेश्चन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का दृष्टिकोण क्या है? तो इसका क्या विज़न है? पैरा ओलंपिक एथलीटों को खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने और दुनिया को प्रेरित करने और उत्साहित करने के लिए सक्षम बनाना, ये इसका विज़न है। तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई। तो इसमें बेसिकली आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोटापे की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाइए और इनमें से किसी एक के ऊपर आपको स्टिक डायग्राम की हेल्प से किसी भी एक को उसका प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना है। तो कोई भी 4 आसन जैसे आप कौन से हो सकते हैं ओबेसिटी से बचने के? जैसे ताड़ आसन हो गया, पवन मुक्त आसन हो गया, मत्स्य आसन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। तो ये तो हो गए आपके आसन्स, बट इनमें से कोई भी एक आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सबसे इजी मैं बताऊंगी ताड़ासन है। जैसे कि आपको पिक्चर में अभी दिख रहा है कि सिंपल आपको टोज़ के ऊपर खड़े होना है और हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। तो ये सबसे इजी आसन है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये है आपका ताड़ासन। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साई ने 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए फिटनेस टेस्ट बनाया है, तो उसको आपको बताना है कि कौन कौन से टेस्ट है, एक तालिका बनानी है। देन उस तालिका में से किसी भी एक टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हम टेस्ट देख लेते हैं, जैसे आप लिख सकते हो बॉडी मास इंडेक्स, प्रोसेस ऑफ हाइट मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ वेट मेजरमेंट, प्लेट टैपिंग टेस्ट या फिर फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो इसमें से आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना है, तो इजी सा चुन लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको डिफ़िकल्ट लेना है। सबसे इजी जैसे कि वेट मेजरमेंट है, तो आपको वेट मशीन पर अपने जिसका आप टेस्ट ले रहे हो उसको आपको वेट मशीन पे खड़ा करना है और उसका वेट लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई काम धाम भी नहीं और बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना, और इजीली आप आंसर भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। सहनशीलता को उसके प्रकारों सहित परिभाषित कीजिए। सहन शक्ति विकसित करने की प्रयुक्त किन्हीं 2 विधियों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे आपकी एंड्योरेंस होती क्या है। सहन शक्ति यानी कि आपकी एंड्योरेंस, तो जब आप थकान की कंडीशन में भी काम करते हो किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो वो हो गई आपकी एंड्योरेंस। तो ये कितने तरह की होती है आपकी, बेसिक, जनरल और स्पेसिफिक। तो अब बात करेंगे इसके मेथड्स की। तो मेथड्स होंगे इसके कॉन्टिन्यूस मेथड और इंटरवल मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस मेथड क्या होता है। कॉन्टिन्यूस मेथड जैसे कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो आप उसके लिए 10 किलोमीटर भागेंगे, कॉमन सी बात है। दूसरा है आपका इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपकी उसमें हार्ट बीट सबसे पहले मेन काम ध्यान में दी जाती है। जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज जो हार्ट बीट होती है वो 180 बीट पर मिनट पर जाती है। जब वो 180 पर चली जाती है उसके बाद उसे दोबारा नॉर्मल किया जाता है, लाइक 120 तक आती है वो वापस। जब वो 120 पर आ जाती है आपकी हार्ट बीट, दोबारा एक्सरसाइज को 180 करके हार्ट बीट को 180 बीट पर मिनट तक ले जाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। घर्षण क्या है, वह खेलों में घर्षण कम करने की विधि समझाइए। तो फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, जब 2 चीज़ें आपस में रगड़ती हैं तो वो किस वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे कि सर्दियों में आप लोग क्या करते हो कि आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हो, तो उसमें जो गर्माहट पैदा होती है वो किस वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये तो हो गया आपका फ्रिक्शन। अब इसके क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो। तो सबसे पहले हो गया जैसे कि पॉलिशिंग। अगर आप जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनके ऊपर आप पॉलिश वगैरह कर दोगे तो उससे भी घर्षण होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन सेकंड है आपका लुब्रिकेशंस। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे बाइक वगैरह पे इंजन जो होते हैं उसमें इंजन ऑयल डलता है। तो वो क्यों डलता है, ताकि जो आपका इंजन है वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। देन उसका बाद है आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो जो आपका मटेरियल है अगर वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन उसमें कम होगी, अगर वो स्मूथ नहीं है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। देन आपका है यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो आपने साइकिल्स और बाइक्स पर देखा होगा जो बेयरिंग वगैरह होती है, तो वो क्यों होती है, जिससे कि उनमें फ्रिक्शन कम हो सके। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे, तो इसका मतलब यही नहीं कि सारे यही क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं, और भी सैंपल पेपर बनाए हैं। तो वो सैंपल पेपर हम डे बाय डे रेगुलर डालेंगे, और उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।